नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत डिमांड की एनालिसिस करना। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि मांग क्या होती है, क्या सभी प्रकार की इच्छाएं या आवश्यकताएं मांग होती हैं, यदि नहीं तो इसकी एक पर्टिकुलर डिफिनीशन क्या होती है, और साथ ही साथ शिफ्ट इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड के विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति को सबसे पहले क्या होती है, किसी वस्तु की इच्छा होती है। ये इच्छा कुछ दिन बाद प्रभावी इच्छा में कन्वर्ट हो जाती है। प्रभावी इच्छा में कन्वर्ट हो जाती है। क्या ये प्रभावी इच्छा हमारे पास डिमांड होगी? तो हम कहेंगे नहीं, ये प्रभावी इच्छा कभी भी डिमांड नहीं हो सकती। इस प्रभावी इच्छा को हम लोग आवश्यकता कह सकते हैं। आवश्यकता हो सकती है बट ये डिमांड नहीं हो सकती। और ये जो आवश्यकता है, ये आवश्यकता हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है कुछ दिन बाद प्रभावी आवश्यकता में। ये कुछ दिन बाद कन्वर्ट किस पे हो जाती है? प्रभावी आवश्यकता में। तो प्रभावी आवश्यकता जो होती है, क्या ये मांग होती है? तो हम कहेंगे नहीं, ये भी मांग नहीं होगी। तो फिर मांग क्या होगी? प्रभावी आवश्यकता जिसके लिए हम कुछ देने के लिए तैयार हैं। क्या? मुद्रा, अर्थात हम मनी देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ हम इसको क्या करते हैं, इसके लिए हमारी इच्छा प्रभावी है। हम बहुत अधिक इसको लेना चाहते हैं जिसके लिए हम मनी देना चाहते हैं, और ये कार्य एक पर्टिकुलर टाइम में मार्केट के द्वारा ऑपरेट होता है। तो अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मिल जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये प्रभावी आवश्यकता डिमांड कहलाएगी। हम फिर से देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में कोई वस्तु की इच्छा होती है, वो इच्छा प्रभावी बन जाती है, और वो इच्छा प्रभावी बनने के बाद कन्वर्ट हो जाती है किसमें? आवश्यकता में। और जब यही आवश्यकता प्रभावी आवश्यकता में कन्वर्ट हो जाती है, और यही प्रभावी आवश्यकता के लिए हम एक निश्चित समय में मुद्रा खर्च करने को तैयार होते हैं तथा बाजार का द्वारा एक निश्चित समय में इस वस्तु को क्रय करते हैं, तो हम वो कहलाते हैं डिमांड। तो डिमांड के अंतर्गत सबसे आवश्यक तत्व है। इसके अंतर्गत सबसे पहले मनी जो है, मनी एक्सपेंडिचर की भावना होनी चाहिए। दूसरा, इसमें विलिंगनेस होनी चाहिए। तीसरी चीज, इसमें मार्केट इन्वॉल्व होना चाहिए। और चौथी चीज, इसमें टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कार्य होगा, तभी ये डिमांड कहलाएगी। अब हम यही चीज को देखते हैं कि डिमांड इज एट इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफरिंग टू द कंज्यूमर डिजायर टू परचेज गुड्स। देखिए, यहाँ पर वही बात को हम कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु की इच्छा अगर हमारे पास प्रभावी इच्छा, यानी जिसको हम प्रभावी आवश्यकता के रूप में कहते हैं, या कोई वस्तु या सेवा को जिसके लिए हम विलिंग टू पे, हम खर्च करना चाहते हैं, कोई भी वस्तु के लिए हम खर्च करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड और सर्विस। तो इस प्रकार की वस्तुएं जो हमारी होती हैं, ये वास्तव में मांग कहलाती है। तो अगर प्रभावी हमारे पास आवश्यकता जिसके लिए हम खर्च करना चाहते हैं एक निश्चित समय में बाजार के द्वारा, तो ये हमारी मांग कहलाएगी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड सिंपल है कि जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उस वस्तु की मांग पहले से कम हो जाती है, और यदि वस्तु की का मूल्य पहले से कम हो जाए तो वस्तु की मांग पहले से बढ़ जाती है। तो हम क्या कहेंगे? वस्तु की मांग पहले से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो मांग में ऋणात्मक परिवर्तन पाया जाता है। इसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, और ये निगेटिव रिलेशनशिप
होने के कारण मांग रेखा ऋणात्मक ढाल की होती है, जिसे हम डीडी कहते हैं। और ये आधार अक्ष पर यदि हम कह दें कि अगर हमारे पास बेस अक्ष पर डिमांड को हमने ले लिया है, तो डिमांड अगर हमारे पास बेस एक्सिस पर है और परपेंडिकुलर में अगर हमारे पास प्राइस है, तो हम देखते हैं कि डिमांड रेखा निगेटिव स्लोप की होती है, जिसका तात्पर्य है कि मूल्य और मांग के विषय में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो मांग का नियम है, मांग का नियम ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उस वस्तु की मांग कम होती है तथा मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाती है। इसे हम डिमांड ऑफ लॉ कहेंगे। हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास डी और D1 मांग रेखा है। D1 एक मांग रेखा है। यहाँ पर आधार अक्ष पर हमने मांग को लिया है, यानी क्वांटिटी को लिया, तथा परपेंडिकुलर में हमने प्राइस को लिया। ये हमारे पास ओरिजिन है। अब ये हमारे पास मांग रेखा जो ऋणात्मक ढाल की है। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य P है, तो उस वस्तु की मांग OQ है। OQ उस वस्तु का मांग है और हम संतुलन बिंदु A पर हैं, यानी मांग रेखा A पर हैं, अर्थात ओपी प्राइस पे, ये जो हमारे पास ओपी प्राइस है, इस ओपी प्राइस पर खरीदी गई मात्रा हमारे पास OQ है, अर्थात इतनी वस्तु की मात्रा को हम परचेज कर रहे हैं। लेकिन जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है, तो मूल्य कम होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग पहले से बढ़ जाती है। तो हम नए संतुलन बिंदु B पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम B पॉइंट पर आ जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वस्तु का प्राइस जब इंप्रूव हुआ तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड डिक्लाइन हो जा रही है, इसलिए डिमांड रेखा क्या होती है, डिक्लाइन होने के कारण निगेटिव स्लोप की पाई जाती है। तो ये मांग रेखा की विशेष बात होती है कि मांग रेखा हरदम निगेटिव स्लोप का होता है सामान्य वस्तु की के संदर्भ में। अब हम देखते हैं चेंज इन डिमांड क्या है। चेंज इन डिमांड का तात्पर्य होता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन ना हो, अर्थात कोई वस्तु है और उस वस्तु का प्राइस क्या है, कांस्टेंट हो और फिर डिमांड बढ़ जाए। कैसे हो सकता है? मान लीजिए मैं 10 रुपए का एक पेन खरीदता हूं, ठीक है, अब मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ जाती है, तो इनकम बढ़ने से 10 रुपए के मैं 10 रुपए के 2 पेन खरीद लूंगा, ठीक है। तो वस्तु का मूल्य तो वही है 10 रुपए, लेकिन मेरी पेन की संख्या पहले से बढ़ गई है, तो इसे हम चेंज इन डिमांड कहेंगे। जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का मूल्य स्थिर रहता है और मूल्य स्थिर रहने के साथ साथ उस वस्तु की मांग अन्य कारणों से बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, टेस्ट बढ़ जाए या अदर कारण हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन डिमांड की संज्ञा देंगे। इसे हम रेखा चित्र में देख सकते हैं कि इस प्रारंभ में मान लीजिए मैं ए बिंदु पर हूं, ये ए मेरा पास ए पॉइंट है, ए बिंदु पर हूं, यहां पर मेरी ओपी प्राइस पर मांग जो है वो OQ है, ठीक है। सपोज दैट वी आर एट ओपी प्राइस पर OQ वस्तुओं को मैं परचेज कर रहा हूं, इतनी वस्तुओं को मैं परचेज कर रहा हूं, सपोज दैट। अब किसी कारण से उसी मूल्य पर मेरी मांग बढ़ करके मैं कहां पर चला जाता हूं, मैं चला जाता हूं B पॉइंट पर। किसी कारण से, मुझे नहीं पता है वो कौन सा कारण है, इनकम चेंज हो गई है, टेस्ट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सारे कारणों से मैं कहां से, A से B की तरफ भागता हूं, A से B की तरफ आता हूं, तो मैं ये क्या होता है, चेंज इन डिमांड कहलाएगी। या किसी कारण से उसी मूल्य पर जब हम कम वस्तुएं परचेज करने लगते हैं और हम C बिंदु पर आ जाते हैं और मात्रा हमारी डिक्लाइन होकर के OQ1 हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, A से जब हम C पर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में ये देखिए जो हमारे पास मांग है उसी मूल्य पर कम हो जाती है, तो इसे हम चेंज इन डिमांड
कहेंगे। तो चेंज इन डिमांड के अंतर्गत स्थिर मूल्य पर वस्तु की मांग पहले से बढ़ जाए या वस्तु की मांग पहले से कम हो जाए, इसे हम चेंज इन डिमांड कहेंगे। अब हमारे पास एक अगला टॉपिक आता है शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड, क्योंकि दोनों में अंतर है इसलिए इस टॉपिक पे मैंने आज लेक्चर अपना रखा। शिफ्ट इन डिमांड के अंतर्गत जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो और उसकी मांग में परिवर्तन आए तो दैट इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड। तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जब इकोनॉमी में उसी प्राइस लाइन पर हम चलते हैं तो दैट इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड होता है। यानी हमारे इसके अंतर्गत जो हमारी मांग रेखा होती है वही होती है। देखिए प्रारंभ में हमारे पास मूल्य ओपी था और ओपी मूल्य होने के कारण खरीदी गई मात्रा ओक्यू थी, और जब हमारे पास मूल्य घट करके OP1 हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप मात्रा बढ़ करके OQ1 हो जाती है। लेकिन हम देखिए उसी मांग वक्र पर रहते हैं, जबकि चेंज इन डिमांड के अंतर्गत हमारी जो डिमांड रेखा है वो कई हो जाती है, जिनकी शिफ्ट इन डिमांड के अंतर्गत वास्तव में हमारी मांग रेखा वही रहती है और इसमें प्राइस चेंज होता रहता है। अर्थव्यवस्था में प्राइस में चेंज होने के कारण प्राइस में बढ़ोतरी या घटोतरी होने के कारण सेम डिमांड लाइन पर हम लोग मूव करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, सेम डिमांड लाइन पर हम लोग मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड रेखा। तो इस प्रकार हम अंतर देख सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड वर्क करता है। थैंक यू।